जनाब अली मोहम्मद सागर साहब स्टेज पे बैठे, ये दरवाजा बंद करते हैं। स्टेज पे बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम ज़ुमाए किराम, बीरवा से आए हुए मेरे अजीज हमवतनों और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात में, खानदान में शमूलियत करते हुए हमारे दोस्त और हमारे साथी जनाब डॉक्टर शफी साहब, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के तरफ से मैं डॉक्टर शफी साहब आपका इस तंजीम में खैर मकदम करता हूं। ये तंजीम और हमारे साथी आपके लिए नए नहीं हैं। मेरे बाद जब आप यहां पे आके बोलेंगे तो तफसीलन आप खुद यहां जो लोग जमा हैं उन्हें समझा पाएंगे। ये जो आज मेंबरशिप काटने का काम, आपको इस तरह फूलों का माला पहनाने का काम, आपके साथ जो रिश्ता, ये कोई नई बात नहीं है। सर्विस में भी और सर्विस के बाद आपके साथ एक रिश्ता जाती ही समझिए, पर्सनल समझिए। आज उस पर्सनल रिश्ते को एक नई सूरत, एक नया रंग दिया जा रहा है। एक सियासी रिश्ता इसके साथ जोड़ा जा रहा है। आपने जिस इलाके की नुमाइंदगी की 6 साल, आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी कर रहा हूं। पिछला इलेक्शन हमने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, लेकिन इसमें भी शायद पुराने रिश्तों का लिहाज रहा। जबान पे कोई ऐसी बात नहीं आई, ना आपके तरफ से ना हमारे तरफ से, जिससे कि एक दूसरे के साथ आंख से आंख मिला के बात करना हमारे लिए नामुमकिन बना हो। आपकी भी उस वक्त कोशिश थी कि इलाके की खिदमत हो, इलाका ऊपर उठे, जहां हो सके हुकूमत में रह के मैंने भी मदद की। लेकिन हकीकत यह है कि उस पसमानदा इलाके के लिए जितना आप कर सके कम था, जितना मैं अभी तक कर सका कम रहा है। बहुत कुछ करना अभी बाकी है। और अच्छी बात यह है कि हम मिलके उन तमाम कामों को पूरा करेंगे जो या आप अधूरा छोड़ गए या मैं अभी तक मुकम्मल नहीं कर पाया। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे आपने और मैंने बीरवा जाके बहुत सी बातें करनी है अपने साथियों से। तफसीलन वहां पे बातें होंगी कि आपके उधर के प्रोग्राम क्या है, मेरे प्रोग्राम क्या है, हमारे साथी क्या चाहते हैं वहां पर, वाकई जमीनी सतह पर किन किन चीजों की हमें जरूरत है। लेकिन आपका आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना, इसमें एक और बड़ा पैगाम है। ये सिर्फ बीरवा तक ही नहीं है, ये कश्मीर की वादी के लिए है और उससे बाहर पूरी रियासत के लिए है। और वो ये है
कि एक साजिश के तहत यहां के लोगों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज जो है उसको कमजोर की जा रही है, हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, हमें छोटे मोटे लड़ाइयों में उलझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बड़े बड़े चीजों पे फिर हमारा जो है तवज्जो वो जाता नहीं। आज जबकि पूरी रियासत में बिलखसूस वादी में एक तनाव का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, किसी को यह नहीं पता कि कल को क्या होगा। शुक्र है पिछले 2-4 दिनों से जो जंग के बादल हमें नजर आ रहे थे वो कुछ हद तक आसमान से हट गए, लेकिन अभी भी माहौल पूरी तरह से साजगार बना नहीं। अभी भी हमारे लोगों को बिना वजह निशाना बनाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कल की बात, लखनऊ में 2 हमारे कश्मीरी ड्राई फ्रूट बेचने वाले, जिनका ना इस रियासत से के ना इस मुल्क की सियासत से कोई लेना देना, इज्जत की रोजी रोटी कमाने के लिए निकले थे, उनके तरफ से कोई गलती नहीं। किसी ने उनके खिलाफ यह इल्जाम नहीं लगाया कि उन्होंने किसी को लूटा, किसी के साथ चोरी की, कहीं ऊंची आवाज में किसी से बात की। जनाब, जो इल्जाम आप अक्सर हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ लगाते हो कि उन्होंने जी फेसबुक पे कुछ लिखा, व्हाट्सएप पे कुछ लिखा, ये बेचारे तो ना फेसबुक पे थे तो ना व्हाट्सएप पे थे, सड़क पे चल रहे थे। कोई बजरंग दल, कोई विश्व हिंदू, कोई परिषद, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू दल कोई ऐसा नाम है, लोग आए, पकड़ा उन 2 कश्मीरियों को और पीटना शुरू कर गए। आखिर वो क्या पैगाम भेजना चाहते हैं उनको पीटने से? वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि ये रियासत उनकी है लेकिन ये लोग उनके नहीं हैं, कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा लेकिन कश्मीरी हिंदुस्तान के हिस्से नहीं माने जाएंगे। जब इल्हाक हुआ तो सिर्फ जमीन का इल्हाक नहीं हुआ, जमीन के साथ लोग भी थे। आप जमीन को अपनाते हो, लोगों को नहीं अपनाते, तो फिर आप किस मुंह किस कहां से सोचते हो कि यहां के लोग कहेंगे हां जी हम आपका अतूत अंग हैं? सिर्फ जमीन को अपनाना वो काफी नहीं है, यहां के लोगों को भी अपनाना होगा। वजीर आजम साहब, आपने राजस्थान में बहुत बड़ी तकरीर की और हमने उसका खैर मकदम किया। आपने कहा कि कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। आपने कहा कि लड़ाई कश्मीरी के खिलाफ नहीं है। लेकिन आज या तो आपकी बात सुन के उस पर अमल नहीं हो रहा, या जो आपने बात की वो सिर्फ एक जुमला था हमारा दिल बहलाने के लिए। वजीर आजम साहब, आपको साबित करना होगा कि क्या आपकी तकरीरों में दम है या नहीं है। आपको साबित करना होगा
कि इस मुल्क के वजीर आजम की सूरत में जब आप बात करते हो, क्या उस पर अमल होता है या नहीं? आपको साबित करना होगा कि जिस सियासी स्ट्रक्चर में आप पले हो, जिस सियासी स्ट्रक्चर में आपने सियासत सीखी है, जिस सियासी स्ट्रक्चर का कुछ हद तक आप लीडरी करते हो, क्या उसमें आपकी बात चलती है या नहीं? यह आपको साबित करना होगा। हमारे बेगुनाह लोग इस तरह सड़कों पर मारे जाएं, उनकी पिटवाई हो, उनको ट्रेन में धमकियां दी जाएं, हमारे स्टूडेंट्स को कॉलेज और स्कूलों से भगाया जाए और उसके बाद कोई कार्रवाई ना हो, यह हम बर्दाश्त कैसे कर सकें? वजीर आजम मोदी साहब, ये वो दफ्तर है, ये वो पार्टी है जिसने कभी इल्हाक के बारे में सवाल नहीं उठाए। हमने हमेशा कहा कि जो हम हासिल करेंगे इस मुल्क के आईन से हासिल करेंगे, लेकिन जनाब इस मुल्क के आईन में हर किसी को बराबर का हक है, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तहफ्फुज की। मैं किस आईन की बात करूं जिस आईन के तहत मेरे लोगों को बचाया नहीं जाता? मैं किस आईन की बात करूं? मैं किस झंडे की बात करूं जिस झंडे के पीछे छुप के ये लोग मेरे बेगुनाह लोगों की पिटाई करते हैं? मैं किस कानून की यहां बात करूं जिस कानून की रखवाली आप ही के चीफ मिनिस्टर और आप ही के हुकूमत करते नहीं है? जब सवालिया निशान उठते हैं तो जवाब देना मेरा काम नहीं होता। जवाब देना मोदी साहब आपका और आपके साथियों का काम है। साजिशों से जम्मू कश्मीर आपका नहीं रहेगा। यहां लोगों की आवाज कमजोर की जाएगी और आपको लगेगा कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता हिंदुस्तान के साथ और ज्यादा मजबूत होगा। नहीं होगा। आप इस रिश्ते को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। समझाइए यहां लोगों को, क्योंकि मेरी समझ में आता नहीं। आखिरकार थर्ड फ्रंट जम्मू कश्मीर में सिर्फ कश्मीर में ही क्यों बनते? यहां जब नौजवान सियासत में आते हैं तो नई पार्टियां खोलते हैं। ये जम्मू में हमें देखने को नहीं मिलता, ये लद्दाख में हमें देखने को नहीं मिलता। समझाइए मुझे, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता। लगता ऐसा है कि जानबूझ के ये किया जा रहा है। और ये शेर कश्मीर ने ये दिन देखे थे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरे मरने के बाद दिल्ली की कोशिश रहेगी कि गली गली से यहां कश्मीर में लीडर पैदा हो, ताकि कश्मीर की कौम एक आवाज में बात ना करे। और वाकई आज वही देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि डॉक्टर शफी साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना यह सिर्फ बीरवा की बात नहीं है, यह सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, यह जम्मू कश्मीर की बात है। क्योंकि इनकी कोशिश रही कि हमारी आवाज जो है वो बिखर ना जाए, हमारी आवाज जो है वो कमजोर ना हो। डॉक्टर शफीक साहब कहीं भी जा सकते थे, किसी और पार्टी में जाते, किसी और फ्रंट में जाते,
परसों जो नई पार्टी बनी वहां जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। कहा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि यहां की आवाज जो है और कमजोर हो जाए, हम और बिखर जाएं। हमें एक आवाज में बात करनी होगी और उसके लिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम मजबूत करें, और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं। हर तरफ से हम मार खा रहे हैं, समझ में नहीं आता। आज मार्च और अप्रैल के लिए किसी होटल में बुकिंग नहीं है, खाली हो गए। डरा दिया, सबको भगा दिया। टूरिस्ट वालों को कहा कि, एजेंसी वालों को, कि आप कश्मीर बेचो ही मत। अगर कोई आपके पास आता है कश्मीर की टिकट लेने के लिए, आप उसको किसी और रियासत में भेजो, लेकिन हरगिज कश्मीर नहीं भेजना। क्या हासिल होगा आपको? ये करके हासिल क्या होगा? जो कल तक सुमो वाला, इनोवा वाला, शिकारा वाला, हाउस बोट वाला, होटल वाला, टूर का गाइड इज्जत की रोजी रोटी कमा रहा था, किसी पे बोझ बना हुआ नहीं था, सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खटखटा नहीं रहा था सरकारी मुलाजमत के लिए, जो कर्जे उठाए थे अपनी ही कमाई से वो कर्जे चुका रहे थे, कल को जब उनकी कमाई नहीं होगी, उनके लिए नौकरी नहीं होगी, कल को जब यही नौजवान अगर खुदा ना खास्ता बाहर सड़कों पे आके पत्थर फेंकना शुरू कर गया, कसूरवार कौन होगा? 800 ट्रकें मैं आज सुन रहा हूं, 800 ट्रकें हमारी सेब से भरी हुई, उनको हाईवे से जाने की इजाजत नहीं। अब मैं जानता हूं बीच बीच में हाईवे बंद हो जाता है, लेकिन मैं भी इस रियासत का वजीर आला रहा हूं। मैं भी जानता हूं कि एसेंशियल सप्लाईज के बाद हम फौरी तौर अपना फ्रूट निकालते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये ज्यादा देर ट्रक में बचने वाली चीज है नहीं। अब इन लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में अपना सामान रखा कुछ महीने, उनकी ये उम्मीद थी कि सर्दियों में वो सामान निकालेंगे और इसकी कीमत उनको ठीक ठाक मिलेगी बाकी मंडियों में। आज 800 ट्रकें बंद, सेब उनके ट्रक में सड़ रहे हैं। जो कर्जा उन्होंने उठाया वो चुकेगा नहीं। कमाएंगे कहां से? तभी तो हम लोगों ने पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन को कहा, जनाब इलेक्शन कराइए। ये जो आज की गवर्नमेंट है, लोगों की परेशानी इनको है नहीं, लोगों की फिक्र इनको है नहीं। वहां बैठ के सियासी फैसले हो रहे हैं, लोगों के फैसले हो नहीं रहे। और हर सियासी पार्टी ने, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, एनसी हो, तमाम पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कराइए, फौरी तौर कराइए। सुनने में आया है कि एक आध अफसर ने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि उनके कामकाज पे किसी की नजर रहे। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल को 1-2 दिन के बाद जब इलेक्शन का ऐलान होगा, उसमें जम्मू कश्मीर के असेंबली का भी इलेक्शन के तारीख जो है वो लोगों के सामने होंगे। और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि पिछले इलेक्शनों के मुकाबले
इस बार सिर्फ एक पार्टी की हुकूमत बने और इंशाल्लाह वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बननी चाहिए। वोट के बंटवारे का हमने हाल आज देखा। हमने वो लोग देखे जो अपनी जमात को बचाने के लिए कभी बीजेपी का साथ देते हैं तो कभी किसी और का साथ देते हैं। सियासी बातें मुझे बहुत करनी है, हालात को लेके भी बात करनी है, लेकिन आज इतना ही काफी है। जो पिछले दिनों के हालात इस रियासत में बनाने की कोशिश की गई, जो गिरफ्तारियां हुई, उसको लेके जो माहौल एक सोचे समझे साजिश के तहत बिगाड़ने की कोशिश की गई, उस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। हम सब जानते हैं ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी के इख्तलाफात इतने हैं कि हमने हमेशा एक दूसरे का मुकाबला किया है, लेकिन सियासी तौर किया है। लेकिन हम भी जानते हैं ना, उनके खिलाफ जो आज कार्रवाई हो रही है उससे इस रियासत को फायदा नहीं है। 90 के बाद 5 साल तक जमात इस्लामी को बैन लगा, हालात में कौन सी बेहतरी आई? 95 के बाद बैन उठा, 96 में फारूक साहब की हुकूमत बनी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हुए। मेरी अपनी हुकूमत में 2009 और 2014 के दरमियान, 2011 देखिए, 12 देखिए, 13 देखिए, 2014 के इलेक्शन देखिए, चाहे पार्लियामेंट के हो चाहे असेंबली के हो, क्या उस वक्त जमात पे कोई बैन लगा हुआ था? लेकिन हालात तो आपके सामने हैं। अगर हालात खराब रखने का सिर्फ जमात को ही, जमात इस्लामी को ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा, तो मुझे 95 के बाद 2019 के हालात देके मुझे बताइए ना, फिर हालात बेहतर हुए क्यों? अगर यही लोग जिम्मेदार हैं तो फिर हालात कभी ठीक होने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन वही, जैसे मैं बार बार कहता हूं, यहां कश्मीर को एक लेबोरेटरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसको मिलाओ, उसको मिलाओ, कहीं से धुआं निकलेगा, कहीं से कुछ और होगा, और ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट में ही अपना काम निकाल लेते हैं। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और हमारी हुकूमत बने। हम इनके तमाम साजिशों को इंशाल्लाह नाकामयाब करके ही छोड़ देंगे। लेकिन उसकी शुरुआत बीरवा से होनी चाहिए, और उसमें मिलके मेरे साथी जो यहां स्टेज पे बैठे हैं, खासकर डॉक्टर शफी साहब, प्रोफेसर मत्तू साहब, हम मिलके अपना पैगाम लोगों के पास लाएंगे और उम्मीद करेंगे कि लोग हमारे पैगाम को कबूल करेंगे। मैं एक बार फिर अपने तरफ से, बिलखसूस जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के तरफ से डॉक्टर शफी साहब का खैर मकदम करता हूं, और अब मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो स्टेज पे आएं और आप सबका शुक्रिया करें। आइए ना।